नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आप देख सकते हैं ये अलौकिक नज़ारा। जी हां, मैं मां गंगा के आंचल में इस वक्त बैठा हूं और मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं अलौकिक नज़ारा है मां गंगा का ये। और ये टेंट सिटी मैं पहली बार आया और हाल ही में इस कॉन्सेप्ट को आपने इंट्रोड्यूस किया है। ये अलौकिक नज़ारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनका विज़न, उनका एक रोड मैप एग्जीक्यूट करना और पूरा कॉरिडोर बना देना, सब कुछ करना। अब काशी का कायाकल्प हो गया है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और काशी के बारे में कहा जाता है कि काशी अविनाशिनी है, पुराणों से भी प्राचीन है, इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है और भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई है। आपसे जानना चाहूँगा कि काशी में और क्या क्या होने वाला है। देखिए, काशी अविनाशी है और ये हम सबका सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अविनाशी काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। आज काशी में जो कुछ भी दिख रहा है, काया भले ही पुरातन हो, लेकिन वह एक नए कलेवर के रूप में जो आज देखने को मिल रहा है, ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से यह आज काशी के अंदर देखने को मिल रहा है। चाहे काशी विश्वनाथ धाम हो, चाहे वह अविरल और निर्मल गंगा हो, चाहे टेंट सिटी हो, या फिर काशी के अंदर अन्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास से जुड़ी हुई हो, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, या फिर भौतिक विकास से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी बड़े अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सभी उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। मैंने आज आपका भाषण देखा, आपने हाल ही बाबतपुर के पास आपका एक कार्यक्रम था। आपने कहा कि कैंपसेस के अंदर जो है राष्ट्र विरोधी या राष्ट्रवाद के विरुद्ध कोई बातें ना हो। हाल ही में हमने देखा एमयू के अंदर 26 जनवरी के दिन जो है कुछ मजहबी नारे लग गए। कैसे देखते हैं आप इसे और क्यों हो रहा है ये? देखिए, कुछ तत्व हैं जो आज भी माहौल को खराब करने की शरारत करते हैं। देखिए, जब सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को उपलब्ध करा रही है, शासन की योजनाएं आज गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए समान रूप से उपलब्ध कराई जा रही है, हर ज़रूरतमंद को उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस प्रकार की किसी भी उच्छृंखलता और उद्दंडता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और मैंने इसीलिए सभी अपने संस्थाओं से इस बारे में बार बार मैंने आग्रह किया है कि संस्थाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए, इनोवेशन पर ध्यान देना चाहिए, कुछ नयापन करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस बात को ध्यान रखना होगा कि ये तभी हो पाएगा जब संस्था के अंदर एक आंतरिक अनुशासन हो। आंतरिक अनुशासन को बनाए रखते हुए हम अगर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें तो उसके परिणाम बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार की उस गतिविधि को रोकना जो समाज के अंदर विघटन पैदा करता हो या राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देता हो, उसको हर हाल में हमें रोकना होगा। और यही बात मैंने वहाँ पे भी इस बारे में कही है। मैं आगे चलता हूँ। जैसे हाल ही में हमने देखा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर विवाद हो गया। एक राजनीतिक पार्टी, समाजवादी पार्टी के नेता ने कई सारी बातें कही। उसमें अखिलेश यादव ने जोड़ा, उनको न केवल प्रमोट किया स्वामी प्रसाद मौर्य को, उसमें ये जोड़ा कि मैं मुख्यमंत्री जी से हाउस में पूछूंगा कि आप ये चौपाई पढ़ दें और क्या मैं शूद्र हूँ। आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? देखिए, समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में किस प्रकार का माहौल दिया है, 1989-90 से लेकर के 2017 तक अलग अलग कालखंड में लोगों ने उसको देखा है। स्वाभाविक रूप से विकास उनका एजेंडा कभी नहीं रहा, सुशासन उनका एजेंडा कभी नहीं रहा।
उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? जनता जनार्दन के द्वारा बार बार जनता जनार्दन की अदालत में पिटे हुए मोहरे विकास और निवेश के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की हर साजिश को करेंगे, लेकिन प्रदेश की जनता उनको बहुत महत्व नहीं देने वाली है। क्या आपको लगता है कि उनको लगता है कि किसी और मोर्चे पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व या राष्ट्रवाद इस पर बीजेपी को पीछे रखना या उनको उनसे आगे निकल जाना मुश्किल है, तो उन्होंने सोचा है कि भाई जातिवाद कर दिया जाए, अब ये कह दिया जाए कि अगड़े हैं और ये पिछड़े हैं और यही इनकी बहुलता है। तो क्या ये जातिवादी राजनीति फिर चल पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, जब उनके पास शासन था तब उन्होंने क्या किया? किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, क्षेत्र के लिए क्या उन्होंने किया? तब तो प्रदेश की जनता बिजली के लिए तरस रही थी, अच्छी शिक्षा के लिए तरस रही थी। तब प्रदेश की जनता स्वास्थ्य के लिए तरस रही थी, अच्छी सड़कों के लिए तरस रही थी। पहचान के संकट का एक गंभीर चुनौती प्रदेशवासियों के सामने उन्होंने खड़ी कर दी थी। इसलिए प्रदेश की जनता सब जान रही है, उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। तो जातिवाद की राजनीति आपको नहीं लगता फिर एक बार कभी नहीं सफल हो पाएगी? कभी नहीं सफल हो पाएगी। अब जो कोशिश हो रही है शूद्र अछूत, देखिए, कभी नहीं सफल होने वाले हैं। प्रदेश की जनता ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। आज उससे उभर करके एक विकास की नई सोच के साथ वो आगे बढ़ चुकी है। अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। कई संगठनों ने तो यहाँ तक मांग उठाई कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गिरफ्तार कर लिया जाए, जो बातें उन्होंने रामचरितमानस के लिए बोली है। आपने सरकार ने भी उनके ऊपर एफआईआर की और दंगा भड़काने की कोशिश जैसे गंभीर आरोप लगाए जो नॉन बेलेबल है। क्या आगे चल के गिरफ्तारी होगी? अभी चीजें आगे बढ़ेंगी, चलने दीजिए। समय आने पर सारी कार्रवाई एजेंसियां अपने स्तर पर करेंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूं और आगे मैं आपसे जानना चाहता हूं, हाल ही के दिनों में जो नया फैशन बना है कि सनातन के बारे में कुछ भी टिप्पणी करो या सनातन से जुड़े हुए लोगों के बारे में कुछ भी करो। वाकई में आपने सनातन को राष्ट्रीय धर्म कहा था कि भाई ये एक तरह से हमारा राष्ट्रीय धर्म है। क्या सनातन जो है कैसे राष्ट्रीय धर्म है, ये आपसे संक्षेप में समझना चाहूँगा। और दूसरा, सनातन को पर आरोप लगाना या उनके संत महात्माओं के ऊपर सवाल खड़े करना, क्या ये नया फैशन है लिबरल लोगों का? देखिए, एक बात हमें जरूर ध्यान देना होगा। हर देश, हर व्यक्ति की, हर देश की अपनी एक आत्मा होती है जो उसकी पहचान होती है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में निवास करती है और ये भारत की पहचान भी है। सनातन धर्म ने अलग अलग कालखंड में दुनिया की कौन सी ऐसी जाति, मत या मजहब है जिसको अपने यहाँ शरण न दिया हो। हर एक को संकट के समय अगर कोई एक धर्म उनके संरक्षण के लिए और उनके आश्रय के लिए खड़ा रहा तो सनातन धर्म रहा है। एक दूसरा, हमें जब धर्म की हम बात करते हैं तो धर्म, मत, मजहब और संप्रदाय के बीच में भेद अवश्य में देखना होगा। धर्म एक व्यापक अवधारणा है, एक जीवन पद्धति है। मत, मजहब यह एक उपासना विधि मात्र है। इसे हम धारणात्मक व्यवस्था के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। कौन व्यक्ति किस उपासना विधि को स्वीकार करता है ये उसका विषय है, लेकिन इस चराचर जगत के हर जड़ और चेतन वस्तु का अपना एक धर्म है जो उसको पहचान दिलाता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहकता है, वायु का धर्म स्पर्श का है, जल का धर्म शीतलता का है। हर व्यक्ति हो या जड़ और चेतन कोई भी वस्तु हो, उसका अपना एक धर्म जरूर है, यानी उसका धर्म कर्तव्य से है। तो हमारा सनातन धर्म हमें अपने कर्तव्यों के प्रति आगाह करता है, अनुशासित भी करता है।
लोग बड़ा कहते हैं, मैं थोड़ा इस डिस्कशन में थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा आपके। लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है हम तो। क्या कोई व्यक्ति अपने धर्म से निरपेक्ष हो सकता है? जैसे मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम जो है सवाल पूछना है। इस सरासर जगत में कोई भी धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर वायु निरपेक्ष हो जाएगी, क्या हाल होंगे? अग्नि निरपेक्ष हो जाएगी, क्या होगा? सूर्य निरपेक्ष हो जाएगा तो क्या होगा? धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, शब्द गलत है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है। उपासना विधि की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। वो अपने अनुसार अलग अलग उपासना विधि को, जो उसको अनुकूल लगता है, जो उसका अंतःकरण उसको परमिट करता है, उसके अनुसार वो उसको अंगीकार कर सकता है। पंथ निरपेक्ष व्यवस्था हो सकती है, लेकिन धर्म निरपेक्ष व्यवस्था नहीं हो सकती। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जब सनातन की बात होती है, धर्म की बात होती है, या फिर राजनीति की भी बात होती है, और जब सनातन और राष्ट्रवाद का परचम लहराता है, तो कई लोग कहते हैं ये तो सेक्युलर देश है, आप देश के संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। क्या सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष होना है या पंथ निरपेक्ष होना है? देखिए, सेक्युलर पंथ निरपेक्ष होगा। धर्म से निरपेक्ष होने का मतलब अपने कर्तव्यों से निरपेक्ष हो जाना है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब सदाचार से निरपेक्ष हो जाना है। धर्म निरपेक्ष होने का मतलब उन जीवन मूल्यों से निरपेक्ष हो जाना है जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है। सेकुलरिज्म की बात वे लोग हमें न समझाएं जो वास्तव में इसके मूल सिद्धांत पर स्वयं विश्वास नहीं करते। भारत से बड़ा सेकुलर कौन, जिसने दुनिया के मानवता के संरक्षण की बात भी की हो और उन्हें विपरीत परिस्थितियों में आश्रय भी दिया हो। भारत, जो बार बार इस बात को कहा जाता है ना, सेकुलर है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे सनातन धर्मावलंबियों की संख्या ज़्यादा है, और हर सनातन धर्मावलंबी इस बात पे विश्वास करता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, ये पराया है। यह तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार चरित्र के लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, और यह सनातन धर्म का सनातन उद्घोष है। तब भी अगर कोई उस पर आक्षेप करता है और उसे कॉम्युनल कहता है, तो मुझे लगता है कि लोगों को स्वयं, जो लोग इस प्रकार का आक्षेप करते हैं, इस प्रकार का आरोप लगाते हैं, उन लोगों को अपने बुद्धि पर एक बार विचार करना चाहिए। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ही कोई नया साधु संत आया है, उभरा, एक यंग संत हैं बहुत ज़्यादा बागेश्वर धाम के, वो लोगों के बारे में कुछ प्रिडिक्शन करते हैं और वो कहते हैं मैं चमत्कार नहीं करता, मेरे ईस्ट की आराधना करता हूँ किसी की दुख के सुन के, और मेरे पास कुछ मतलब मेरे दादाजी से मुझे कुछ सिद्धि मिली हुई है। ये ट्रिक नहीं, सिद्धि है। लेकिन लोगों ने उनके खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? आपने भी इसके बारे में देखा या पढ़ा होगा। देखिए, ये किसी पे थोपा तो नहीं जा रहा है। आपका विश्वास है आप मानिए, आपका विश्वास है नहीं मानिए। आपका धर्म में विश्वास है, आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ये हर व्यक्ति को कहीं कोई बात थोपी तो नहीं जा रही है। अब जिसको विश्वास है वह करता है, किसी एक स्थान पे करता है, जाता है, उसकी अपनी आस्था, उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, तो आप उसके मार्ग में क्यों बाधा बन रहे हैं? लेकिन धर्म शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। मुझे लगता है कि उसकी सात्विकता,
और उनके शाश्वत मूल्यों को हमें हर हाल में बनाए रखना होगा। किसी भी प्रकार के उस प्रकार के बातों को उसमें डालने से हमें परहेज करना होगा जहाँ पे आडंबर दिखता हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बनावटीपन दिखता हो। जो वास्तविकता है उसको भी पूरी शालीनता के साथ देश और दुनिया के सामने अगर हम रखें तो उसके परिणाम और बेहतर आ सकते हैं। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि सनातनी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा सहिष्णु है, इसीलिए हम पर हमले होते रहे इतने बड़े इतिहास के बाद, इसीलिए बार बार लोग आक्रमण करके किसी तरह से ये सच्चाई हो भी सकती है, लेकिन हम सनातन हैं इसलिए क्योंकि हम सत्य के पक्षधर हैं, हम इसीलिए शाश्वत हैं भी। बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी कर सकते हैं और उससे मुक्त होकर के फिर एक नई जीवन यात्रा में आगे बढ़ भी सकते हैं। जब भी आप ये सब बातें करते हैं, और आप चूँकि खुद एक महंत हैं, खुद योगी हैं, और आप इतनी बड़ी पीठ को रिप्रेजेंट करते हैं, लोग ये कहने लगते हैं योगी जी तो पोलराइजेशन कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये पोलराइजेशन नहीं है, यह वह सत्य है जो विश्व मानवता जिसके पीछे आज आ रही है। आखिर योग के पीछे विश्व मानवता भाग रही है ना। आज आयुर्वेद की पद्धति को कोरोना कालखंड में दुनिया ने स्वीकार किया ना। मैं अब बात करूंगा रामलला के मंदिर की, अयोध्या की। ये मुद्दा आपके और गोरखनाथ पीठ के दिल के कितने करीब है मैं जानता हूँ। दादा दिग्विजय जी जो है वो 1948-49 से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, फिर महंत अवैधनाथ और फिर आप। लेकिन आप अब आपने एक नया प्लान बनाया है 2047 का अयोध्या। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। मंदिर के बारे में तो हमने बहुत सुना, नया विकास हो रहा है अयोध्या में सुना, 2047 में अयोध्या कैसी होगी? देखिए, अयोध्या इस वर्ष के अंत तक अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा और पूरी संभावना है कि जनवरी 2014 में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हमारा प्रयास है तब तक वहाँ की बुनियादी सुविधाएं, क्योंकि वहाँ पे इसके बाद श्रद्धालुजन और पर्यटक जिस बड़े पैमाने पर आने वाले हैं उनके लिए उस प्रकार की बुनियादी सुविधाएं वहाँ मिले, उस पर हमारा पूरा फोकस है। अभी उस पर हम कार्य कर रहे हैं और अगले 25 वर्षों में एक ऐसी अयोध्या होगी जो दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरियों में से एक होगी। मैंने सुना आप वहाँ कुछ वैदिक गांव पुराने काल के, भगवान श्री राम का जो काल होता है उस काल के बना रहे हैं, और क्या कॉन्सेप्ट है? सभी कार्रवाई उसमें चल रही है। वहाँ के चौराहों का नामकरण रामायण कालीन ऋषि परंपरा के साथ जोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़कों के चौड़ीकरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। रामायण से जुड़े हुए उन सभी प्रसंगों को उतारने की कार्रवाई हर एक स्तर पर हो रही है और अयोध्या को उसकी पुरातन पहचान के साथ जोड़ने का एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। बल्कि अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो, इसके लिए भी नए नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं। साथ साथ देश और दुनिया, देश के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व भी वहाँ हो और दुनिया के सभी देशों का प्रतिनिधित्व भी होता हुआ दिखाई दे, इसकी भी तैयारियां चल रही हैं। जी, मैं आपसे काशी की बात करना चाहूँगा। अयोध्या में भव्य मंदिर अगले साल आपने कहा 2024 तक जो है शुरू हो जाएगा, मतलब हम दर्शन करने जा सकेंगे जो भव्य मंदिर के अंदर रामलला विराजमान हो जाएंगे। काशी में आपने एक भव्य कॉरिडोर बना दिया है और मतलब जिसको लगता था, लोग कहते थे लगभग असंभव है, वो काम प्रधानमंत्री जी ने जैसा सब स्वप्न देखा ऑलमोस्ट वो पूरा हो चुका है, उसका शिलान्यास हो चुका है। काशी अलौकिक हो गई है। अब लोग जान रहे हैं कि अब मथुरा में भी बिना किसी विवाद के कोई कॉरिडोर बनने वाला है। देखिए, मथुरा के लिए मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, बलदेव, ये जो 7 तीर्थ हैं वहाँ के, इसके लिए हम लोगों ने पहले ही ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। वहाँ पर
पंचकोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा पर कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। वहाँ के घाटों के सुंदरीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा उस क्षेत्र के अन्य आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक विकास की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इन सभी तीर्थ स्थलों को उनकी पौराणिक पहचान को वापस दिलाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और वहाँ पे पहले से हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। 4 साल आपके अभी बाकी हैं। आने वाले समय के लिए क्या सोचा? कोई प्लान मन में, कोई चीज़ जो आप करना चाहें, कुछ शेयर करना चाहें हमारे साथ? उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए। उत्तर प्रदेश देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने उभरे और यह उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का कारक बने, उस दिशा में एक नए प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में प्रारंभ हुआ है। इसके अच्छे परिणाम अवश्य आएंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी बात को लेकर के प्रदेश में आयोजित किया गया है। मैं अपने सभी निवेशक साथियों से, इन्वेस्टर पार्टनर्स को मैं आह्वान करूंगा वे उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है और एक बेहतरीन उत्तर प्रदेश के माध्यम से, एक समृद्ध उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में हम भी अपना योगदान दें। जी, आपने कहा है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। बीच में कोरोना भी आ गया, एक ऐसा संकट जो ना दुनिया को पता था, ना कभी सोचा था, और हुआ और बेहतर ढंग से भारत ने हैंडल किया और सबसे बेहतर ढंग से उन राज्यों में किया। उसमें उत्तर प्रदेश भी एक है। इतने सारे टीके लगवाना, 25 करोड़ की पॉपुलेशन यूरोप के कई देशों की भी नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन जाए, आपने क्या लक्ष्य रखा है? कब तक का टारगेट रखा है? देखिए, हमारे कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। देखिए, पिछले 6 वर्ष में हम लगभग, अभी 6 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इन 6 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को लगभग दुगना करने में सफल हुए हैं। पर कैपिटा इनकम को दुगना करने में सफलता हुई है। एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को एक नया आयाम देगा और अब देखना अगले कुछ वर्षों के अंदर हम इसको अचीव करेंगे। लंबे समय तक यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति चली, क्या उससे मुकाबला करने में आपको दिक्कत हुई? क्योंकि कभी 3, साढ़े 3, 4 दशक हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार रिपीट हुई। उसी के आधार पर राजनीति होती थी यहाँ पर। देखिए, हर एक अच्छे कार्य में चैलेंज आएंगे, लेकिन सुधार के क्रम रुकने नहीं चाहिए। 25 करोड़ जनता के हित के लिए अगर कोई कड़े कदम उठाने पड़े तो हमने उसको उठाने में कोई संकोच नहीं किया। आज परिणाम है, जनता ने इसे हाथों हाथ लिया है और एक सकारात्मक दिशा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री के कई मूल मंत्र रहे हैं, मूल मंत्रों में से रहा है। परिवारवाद पर विकासवाद को आपने कैसे आगे किया, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति में वही था, परिवारवाद या जातिवाद है। देखिए, जातिवादी राजनीति करने वाले और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग प्रदेश के अंदर किस प्रकार की अराजकता को और किस प्रकार की अव्यवस्था को जन्म दिए थे। हर व्यक्ति पीड़ित था, प्रताड़ित था। न सड़क थी, न बिजली थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा के केंद्र कार्य कर पा रहे थे। किसी भी प्रकार की अन्य सुविधाएं प्रदेश के अंदर प्रदेश की जनता को नहीं प्राप्त हो रहे थे। दूसरा, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। कहीं जाते थे, लोग बड़ी शक की निगाहों से देखते थे। कौन यहाँ पे निवेश करता, कौन यहाँ पे आता। उन स्थितियों में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास किया और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए अपना जनादेश दिया।
उस समय जब हम लोग आए थे, हम लोगों ने देखा कि वास्तव में कितनी भयंकर अराजकता है। नौकरियों में भी भेदभाव होता था, न केवल जातिवाद का बोलबाला था बल्कि भ्रष्टाचार का भी भयंकर बोलबाला था। आज पारदर्शी तरीके से 5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां हम लोगों ने की, एक में भी शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक, मैं आता हूँ। इसी प्रकार से हर एक स्तर पर बड़े बड़े रिफॉर्म किए गए। आज परिणाम सबके सामने है। आपने एक विजन देखा है, जैसे अभी हाल ही में बजट में 50 नए अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित करने की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हुई, कई सारी चीज़ों की बात हुई। मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन से सुदूर अंचलों के इलाके हैं जिसको आप इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पर अब लाने का प्लान बना रहे हैं। देखिए, मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सर्विस सेक्टर की इस ताकत के लिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता के भावनाओं को झंकृत किया। प्रसाद योजना या स्वदेश दर्शन योजना में जो कार्यक्रम आगे बढ़े, रामायण सर्किट यूपी महत्वपूर्ण पार्ट है, कृष्णा सर्किट यूपी का केंद्र बिंदु है, बौद्ध सर्किट यूपी उसमें एक महत्वपूर्ण उसका हिस्सा है, आध्यात्मिक सर्किट, शक्ति सर्किट, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम इसमें चले हैं। प्रयागराज के कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य रहा हो, जहां इन सब पर एक व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़े। अभी विंध्यवासिनी धाम में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे ही एक व्यवस्थित कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई वहाँ पे युद्ध स्तर पर चल रही है। नैमिषारण्य भारत की पूरी वैदिक परंपरा को लिपिबद्ध करने की स्थली है। वहाँ के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना डबल इंजन की सरकार चला रही है। ऐसे ही आपके शाकंभरी देवी सहारनपुर के लिए, सुखतीर्थ के लिए, सभी हस्तिनापुर के लिए, सभी जगह के लिए हमारे कार्यक्रम आगे उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था आप दूसरी बार चुनकर आए हैं, क्या कभी यहाँ कोई परिवर्तन ला सकता है? लेकिन 6 साल में बहुत परिवर्तन हुआ। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम बढ़ी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कई सारी इंडस्ट्रीज आई, कई सारे कॉरिडोर्स बने, एक्सप्रेसवे बने। मैं जानना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश आपको मिला था 2017 में, उससे लेकर 2023 और अब वो उत्तर प्रदेश जिसमें G20 जैसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देशों के जो सम्मेलन हो रहा है, उसके 11 कार्यक्रम हो रहे हो, ये सफ़र कैसा रहा? देखिए, मार्च 17 में जब हम लोग आए थे, खजाना प्रदेश का खाली था। प्रदेश की छवि बहुत खराब थी और उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की जो धारणा थी बहुत ही नेगेटिव थी। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया, सरकार गठन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी ने मुझे प्रदेश का दायित्व दिया। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसको हम दोगुना करने में सफल हुए हैं। प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के छवि को वैश्विक मंच पर बेहतर बनाने में हमें मदद मिली है और उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा बदली है। इसके लिए डबल इंजन सरकार को प्रयास करने पड़े। कानून का राज हो, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कुछ हो सकता था केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर वो पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया गया। आज परिणाम हम सबके सामने है कि जब हम
6 वर्ष बाद प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन बन रहा है, जो उत्तर प्रदेश की देश से यहाँ की अर्थव्यवस्था को देश की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में खड़ा करने में जहाँ महती भूमिका का निर्वहन करेगा, वहीं उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए लाखों रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएगा। दूसरा, इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को G20 से संबंधित कुछ समिट के आयोजन करने का अवसर भी दिया है। ये भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा नेतृत्व उनके पास है, और आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ही भारत को G20, जो दुनिया के 20 बड़े देश हैं जिनका दुनिया पर एकाधिकार है, उन सभी 20 बड़े देशों की अध्यक्षता भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और पूरे देश के अंदर उससे होने वाले समिट से भारत को वैश्विक मंच पर दुनिया के उन बड़े देशों के बीच में अपने आप को स्थापित करने का अवसर तो प्राप्त होगा ही, भारत की सामर्थ्य को और राज्य की सामर्थ्य को वैश्विक मंच पर एक नई उड़ान भरने का अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री जी, आप ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको 3-4 चीज़ों की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। एक, जगह अपराध मुक्त हो, दूसरा जगह भ्रष्टाचार मुक्त हो, तीसरा यहाँ पर हर छोटी छोटी बात पर राजनीति न चलती हो, जिसे आप तुष्टिवाद की राजनीति या अन्य तरह की राजनीति, और भाई भतीजावाद और परिवारवाद हो, और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हो। ये मैंने कुछ कैटेगरीज बांटी। इन चीज़ों से उत्तर प्रदेश निकलने में कामयाब रहा है पिछले 6 सालों के अंदर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, सबसे पहला मुद्दा मैं अपराध का लेना चाहता हूँ। अपराध कितना बड़ा, लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा चैलेंज था जब आप मुख्यमंत्री बने थे, और आज कैसे परिवर्तन आया है? देखिए, 2017 में, मार्च 17 में जब हम लोग आए थे, उससे पहले उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। 2012 से 17 के बीच में छोटे बड़े 700 से अधिक दंगे हुए हैं। 2007 से 12 के बीच में 350 से अधिक दंगे हुए हैं। बहुत सारी जगह पलायन की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रदेश के अंदर संगठित अपराध पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे, माफिया व्यवस्था पे हावी थे। आज मुझे इस बात पे संतुष्टि है कि जब सरकार अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है, और जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर प्राप्त हुआ, उस जनादेश के अनुरूप हम माहौल देने में सफल हुए। आज संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है, दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। महिला सुरक्षा हो या प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण वह प्रदेश दे रहा है, और उत्तर प्रदेश के इस परसेप्शन का लाभ हमें उत्तर प्रदेश की छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में भी मदद की है। दूसरा मुद्दा, भ्रष्टाचार। ऐसा कहते थे कि यहाँ की धमनियों के अंदर भ्रष्टाचार है, ब्लड के अंदर भ्रष्टाचार बहता है उत्तर प्रदेश की सरकारों के अंदर, राजनीति के अंदर। इससे कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग रहा आपको निपटना? देखिए, हर नागरिक भ्रष्ट नहीं होता, कुछ चंद लोग होते हैं, और जब उन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो वह एक प्रकार से कोड़ में खाच का काम करता है। इन पेशेवर माफियाओं को और पेशेवर भ्रष्टाचारियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज वे सभी या तो जेल में हैं या उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करवा करके उनको सजा दिलाई जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभालते ही देश के अंदर जो तमाम रिफॉर्म किए, उसमें टेक्नोलॉजी को अपनाने पर उन्होंने जोर दिया। प्रदेश में उस टेक्नोलॉजी का लाभ हम लोगों को हर एक स्तर पर प्राप्त हुआ। जैसे एक क्षेत्र था खाद्यान्न का। खाद्यान्न वितरण में उत्तर प्रदेश में घोटाले की शिकायत हमेशा होती थी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो खाद्यान्न गरीबों को या कॉमन मैन को वितरित होता है, ई पॉस मशीन हम लोगों ने लगवाई। 80,000 राशन कोटी की दुकान यूपी के अंदर है, ई पॉस मशीन लग चुकी है। ई पॉस मशीन से एक तो आज शिकायत एकदम जीरो हो गई है। दूसरा, इससे सरकार को भी 1200 करोड़ रुपए सालाना की बचत हुई है। टेक्नोलॉजी ने एक तो हर जरूरतमंद तक खाद्यान्न का लाभ पहुंचाया है, उसकी सुविधा उस तक पहुंचाई है। दूसरा, उसमें जो लीकेजेस थे, उस लीकेजेस को रोक करके सरकार ने अपनी बचत भी की है। ये जो कार्यक्रम चले, प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्थित रूप से चलाए, और यही कार्यक्रम हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उद्यमी और व्यापारियों की सुविधा के लिए भी किया। आज उत्तर प्रदेश अपने हर इन्वेस्टर पार्टनर के लिए न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दे रहा है, बल्कि किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त एक ऐसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है जिसमें सुगमता पूर्वक अपना निवेश वह यूपी के अंदर कर सके। जैसे किसी निवेशक ने उत्तर प्रदेश की किसी पॉलिसी पर विश्वास किया, इसके लिए हमने अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना दी, और किसी एक पॉलिसी पर वह विश्वास करता है कि मुझे इस पॉलिसी के तहत निवेश करना है, तो निवेशक के लिए आवेदन वह करे। निवेश मित्र पोर्टल जो सिंगल विंडो सिस्टम है, 350 से अधिक क्लियरेंसेस देने के लिए तत्पर रहता है। निवेशक संतुष्ट है और वह संबंधित विभाग या शासन के साथ अपना एमओयू करना चाहता है, तो एमओयू की प्रक्रिया पूरी होते ही फिर निवेश सारथी उसकी मॉनिटरिंग के लिए है कि इस एमओयू को अब जमीनी धरातल पर उतारना है। निवेश पूरा हुआ तो निवेश पूरा होने के बाद शासन से मिलने वाली इंसेंटिव भी उसे समयबद्ध तरीके से मिल सके, इसके लिए आईएमएस इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका पोर्टल तैयार है। तीनों यानी मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त एक ऐसी व्यवस्था हर एक निवेशक और इन्वेस्टर को हम लोगों ने राज्य के अंदर देने की व्यवस्था की है, जो किसी भी प्रकार के सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है ही, लेकिन निवेशक के विश्वास को अर्जित करने और उसको एक उचित माहौल देने और उसको कार्यालय भटकने की नौबत ना आने पाए, इसका भी अवसर है। आखिरी 2 सवाल। सबसे पहली बात, 1 साल बाद 2024 फिर आपकी एक अग्नि परीक्षा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी टर्म के लिए एक बार फिर से जनता के सामने होंगे, जनता के अदालत के अंदर होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि मोदी जी को चुनौती देने के लिए अपोजिशन में कोई बना है? जैसे राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा निकाल ली। देखिए, यात्रा बड़ी निकालें छोटी निकालें, कांग्रेस का अपना विषय है, लेकिन यात्रा का उद्देश्य क्या था आज तक कांग्रेस ने किसी को नहीं बताया। दूसरा, नकारात्मकता कभी भी किसी परिणाम को नहीं दे सकती है। उनके हर वक्तव्य नकारात्मकता है, कभी कोई परिणाम दे ही नहीं सकती है। 2024 देश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है, और 2019 से बेहतर परिणाम 2024 में आकर के फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मोदी के खिलाफ कौन, इस पर बहुत बहस होती है देश के अंदर, इतनी सारी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन जब यूनिटी की बात आती है सब अलग अलग जाते हैं। क्या अपोजिशन पार्टी आपको लगता है 2014 से पहले एकजुट हो जाएंगे? जैसे हमने उत्तर प्रदेश में असंभव को संभव दे देखा, सपा और बसपा साथ हो गई।
सबने अपनी ताकत का एहसास देख लिया है। परिणाम क्या है? परिणाम क्या आया है? ये सभी लोग जनता की अदालत में एक्सपोज हो चुके हैं। जब उनको अवसर मिला था तब उन्होंने किया क्या? देश की बाह्य सुरक्षा के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीब कल्याण के लिए किसी एक मोर्चे पर तो काम किया होता, नहीं किया। पिछले 9 वर्षों के अंदर देश की इस बदलती हुई तस्वीर को जनता ने महसूस किया है और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई चुनौती 24 में हमारे पास होगी। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, कहते हैं दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। आपका इस बार का टारगेट क्या है? भारतीय जनता पार्टी का इस बार का टारगेट क्या है? काशी खुद प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या गिफ्ट करने वाला है उत्तर प्रदेश इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी की किटी में प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वाधिक फॉलो करता है और मेरा मानना है कि 2019 से बेहतरीन परिणाम 2024 में उत्तर प्रदेश देगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी। और मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हम माँ गंगा के आंचल में हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, माँ गंगा का प्रताप है, माँ गंगा का आशीर्वाद है जो हम सब लोग जो हैं आज इस टेंट सिटी वाराणसी के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी और हमारी तरफ से आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता है जी न्यूज़ की आप जो है इसी तरह उत्तर प्रदेश की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जी न्यूज़ में खबरें लगातार जारी है।